यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज आर्टिकल 21, जो कि पॉलिटी में बहुत बार आपसे यहाँ पे पूछा जाए वो जाता है। अब आर्टिकल 21 को लेकर के ना आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, बट आज ना मैं आर्टिकल 21 को लेकर के एक पूरी टाइमलाइन डिस्कस करने वाला हूँ। टाइमलाइन मतलब कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आर्टिकल 21 आपके पास कैसा था, एंड आज के टाइम में आर्टिकल 21 आपके पास कैसा है। जब इस पूरे लेक्चर को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्लियर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था आर्टिकल 21 वाज हैविंग वेरी नैरो मीनिंग, बट आज के टाइम में आर्टिकल 21 इज सो ब्रॉड एंड इट इज इंक्लूडिंग अ लॉट मेनी लॉज, अ लॉट मेनी राइट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 21 विच इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या रही है। तो सबसे पहले ना सर ना हम ये बताओ क्या चीज़ बताओ। सर सबसे पहले ना मेरे को ये बताओ कि आर्टिकल 21 जो आपके पास यहाँ पे होता क्या है। तो आर्टिकल 21 यहाँ पर आपके पास कहता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, एक लाइन याद करनी है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। क्या चीज? अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ ना बड़ी ही पेचीदा लाइन है, और ये पहले टाइम से आपके पास यहाँ पे नहीं थी। करेक्ट, इसके मतलब जो आपके पास यहाँ पर है ना, टाइम टू टाइम आपके पास यहाँ पर जो है वो बदले हैं। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस लॉ को लेकर के आपके पास यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है इसको लेकर के बहुत ही नैरो आपके पास यहाँ पर रहता था। कैसा? हमेशा इसको बहुत ही नैरो आपके पास यहाँ पर जो है वो रखा जाता है। बट ओवर द टाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आर्टिकल 21 है ये आज के टाइम में आपका सबसे लाइक आई कैन से द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हाट, इट हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव फंडामेंटल राइट टुडे। आज के टाइम में ये आपका एक जो लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव फंडामेंटल राइट आपके पास यहाँ पे बन जाता है, जो कि आपके हर एस्पेक्ट लाइक एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए जो भी एस्पेक्ट आपके पास यहाँ पर होता है उस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को आपके पास यहाँ पर आज के टाइम में ये कवर जो है आपके पास यहाँ पे करता है। अंडरस्टूड। तो आज के क्लास के अंदर ना हम इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन को जो है वो समझेंगे। तो सर कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी जो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होती है वो होती है ए गोपालन केस से। मैं आपको एक एक केस स्टडीज के साथ में बताऊंगा कि पैक के हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को कैसे ऑब्जर्व किया, एंड उसको लेकर के क्या उन्होंने मीनिंग्स आपके पास यहाँ पे निकाली है, एंड उससे हमारे लिए यूपीएससी के लिए भी आर्टिकल 21 किस तरीके से आपके पास इन एंड ऑल जो है वो इवॉल्व होता है। यस, नोट्स लिखते जाइएगा एंड साथ के साथ में रिवाइज भी जो है वो करते जाइएगा। अंडरस्टूड? कमेंट बॉक्स में। चलिए, गुड वन, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ पर जो केस आता है वो आपके पास यहाँ पे आता है ए के गोपालन केस। ए के गोपालन केस के अंदर आपके पास जस्ट लेट मी टेक द पेन या, हाँ, तो ए के गोपालन पेस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ आपके पास यहाँ पे निकाला है, क्या कहा, सिंपल, कि अगर पार्लियामेंट जो आपके पास है, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ आपके पास यहाँ पर जो है वो पास कर देती है, अब चाहे वो लॉ फेयर हो सकता है, यस सर, बहुत ही अच्छी बात है अगर फेयर है तो, या फिर हो सकता है वो लॉ ना अनफेयर भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट ने अगर लॉ निकाला है, भले वो फेयर हो या फिर वो अनफेयर हो, करेक्ट, तो फिर एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी, सर पीएल मतलब पर्सनल लिबर्टी, इसको टेक अवे किया जा सकता है। इसको यहां से आपके पास यहां पर लेकर के जाया जा सकता है। दैट पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे। सर पर्सनल लिबर्टी ऐसे ही टेकन अवे हो जाएगी क्या? ऐसे ही टेकन नहीं अवे नहीं हो जाएगी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ, के लॉ के अंदर जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश करेंगे अगर वो फॉलो होता है तो लॉ चाहे फेयर हो चाहे अनफेयर हो, अगर पार्लियामेंट ने पास किया है तो पर्सनल लिबर्टी इंसान की जा सकती है। अंडरस्टूड? एक एक गोपालन केस का जजमेंट समझ आया? फर्स्ट, क्या चीज कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ को पास किया है, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो, अगर उस लॉ के अंदर दिया हुआ पर्सनल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अगर फॉलो होता है तो एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी टेक अवे करी जा सकती है। दैट कैन बी टेकन अवे। ये चीज आपके पास यहाँ पर जो होती है। अब जब हम यहाँ पर ये चीज को देखते हैं ना तो इससे तो सर आर्टिकल 21 जो आपके पास होता है ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा वीक है। कैसा है कि सर आर्टिकल 21 आपके पास यहाँ पर कैसा है, बहुत ही ज्यादा वीक है। तो अगर कोई भी आपके पास यहाँ पे अगर लाइट से पुलिस अगर आपके साथ में आर्बिट्ररी एक्ट करती है, कोई गवर्नमेंट आपके पास में आर्बिट्ररी अगर एक्ट करती है, तो आर्टिकल 21 आपको किसी तरह की कोई भी प्रोटेक्शन दे पाएगा क्या? नहीं। आर्टिकल अगर इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं दे पाएगा। सेकंड, उसके बाद में देखते हैं तो आपके पास केस आता है 1954 के अंदर विच इज नोन एज एमपी शर्मा केस। अब देखिए एमपी शर्मा और सतीश चंद्र केस के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या होता है। अब ये वो केस था जिसने सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो हम कहें ना कि सर राइट टू प्राइवेसी,
राइट टू प्राइवेसी की आपके पास यहाँ पर जो है ये बात आपके पास यहाँ पे जो है वो करता है, राइट टू प्राइवेसी की सबसे पहला केस विच टॉक्स अबाउट राइट टू प्राइवेसी। अब देखो इस टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ था, तो अगर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखते हो ना, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास वहां पर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। जब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को भी आपके पास यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया था। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करता है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा राइट टू प्राइवेसी टाइप ऐसी कोई भी चीज आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं रखता है। सो एमपी शर्मा केस क्या है सर, इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट केस एड्रेसिंग द राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, डज नॉट, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन अ प्रोविजन सिमिलर टू द फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्चेस एंड सीजर्स। के सर अगर आपके घर में आकर आकर के कोई भी सर्च करना चाहता है या आपकी कोई प्रॉपर्टी सीज करना चाहता है, तो उसको लेकर के ना राइट टू प्राइवेसी वाला ऐसा कुछ भी यहाँ पे है नहीं। सो कंसिक्वेंटली द कोर्ट रूल दैट द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू कंडक्ट सर्च एंड सीजर कुड नॉट बी चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू प्राइवेसी। कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना चाहते हो कि सर आप हमारी जो है वो राइट टू प्राइवेसी, आप हमारे घर में सर्च ऑपरेशंस ला रहे हो एंड इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी का जो है आपके पास यहाँ पे लाइक ना आवर प्राइवेसी इज गेटिंग इम्पैक्टेड, तो इसके लिए आप यहाँ पे कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, समझ आया क्या कहा यहाँ पे कोर्ट में, कि देखो ये केस क्या था, ये केस था कि जो आपके पास यहाँ पर लॉज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास गवर्नमेंट आपके घर में आकर के सर्च करती है एंड आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई हमारे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जैसा ऐसा है कि नहीं, तो आप इसको ना राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट में, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी सिंपल सी बात ये समझना है कि यहाँ से ना एक चीज समझनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। और ये स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कि एक्सप्लिसिटली क्या राइट टू प्राइवेसी मेंशन कर रखा है क्या, द आंसर इज नो सर, नहीं मेंशन आपके पास यहाँ पर जो है वो कर रखा है। अंडरस्टूड, तो ये चीज आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है। थर्ड, अगर हम इसके बाद में देखें तो आपके पास एक केस आता है विच इज नोन एज खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। करेक्ट, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो डाउट हम इस बात को मानते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी आपके पास है, राइट टू प्राइवेसी जो आपके पास है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा गया। यस, राइट टू प्राइवेसी जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है वो कहीं नहीं लिखा गया। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम एक और बात कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी है, कौन सा, कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी आपके पास जो है सर, ये कहाँ पर दे रखा है, ये आपके पास दे रखा होता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी है वो आपकी जो आपके पास आर्टिकल 21 के अंदर है, ये ना ये कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। कैसा है, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। और ये बहुत सारे लेट्स से एक रेंज ऑफ राइट्स को, किसको, एक रेंज ऑफ राइट्स को इंक्लूड आपके पास करता है। ऐसे राइट्स जो कि आपके पास यहाँ पर आर्टिकल फॉर 19(1) के अंदर नहीं दे रखे हैं। यस, एक रेंज ऑफ राइट्स को जो कि आपके पास आर्टिकल 19(1) के अंदर आपके पास यहाँ पर जो वो नहीं दे रखे हैं। सो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एक्सप्लिसिटली गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 कैसा है, इट इज ब्रॉड एंड इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ राइट्स नॉट कवर्ड बाय आर्टिकल 19(1) कि इसके अंदर जो आपके पास आर्टिकल 19(1) के अंदर जो आपके पास यहाँ पर राइट्स नहीं कवर किए गए हैं, वो सारे राइट्स को आपके पास यहाँ पर क्या है कि सर यहाँ पर जो है वो ये आर्टिकल 21 जो आपके पास यहाँ पे कवर करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है कि भाई आर्टिकल 21 जो है आपके पास यहाँ पे लाइफ को ना जस्ट एक मेयर एनिमल के एग्जिस्टेंस की तरह नहीं मानता है कि भाई बस जैसे जानवर जी रहे हैं वैसे इंसान भी जो है वो बस जीता रहे, उसकी लाइफ की जो है वो हम रक्षा करेंगे। बोले ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। इट राइट टू लाइफ कैसा होना चाहिए, इट शुड इंक्लूड पर्सनल इंटीग्रिटी आपके पास यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। अंडरस्टूड, यहाँ पर आपके पास पर्सनल इंटीग्रिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पहली बार आपके पास यहाँ पर ये एडमिट किया कि आर्टिकल 21 जो है आपके पास क्या करेगा, कि सर इट इज नॉट जस्ट मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस वाली बात यहाँ पर आपके पास यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस आपके पास यहाँ पर आता है, यस, विच इज नोन एज आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब यहां पर ना सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली। सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है, इट वाज एन लाइक 11 जज बेंच आपके पास यहां पर होती है, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 टेक्स द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट एक्शन।
क्या करता है कि सर आर्टिकल 21 जो आपके पास है, ये स्टेट के एक्शन के ऊपर क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस आपके पास यहाँ पर जो है वो लगाता है। तो इन्होंने कहा कि अ लॉ विच इज विद इन द कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड डज नॉट इम्पेयर द गारंटी ऑफ द राइट्स इन पार्टिकल थर्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो हम लोग यहाँ पे लॉ जो है वो कहेंगे। अब इस बात का ना सिंपल मतलब समझना। कोर्ट यहाँ पर कहता है दैट लॉ मीन्स अ लॉ विच इज विद इन द कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड डज नॉट इम्पेयर द गारंटी ऑफ द राइट्स इन पार्ट थ्री। मतलब देखो, पहले के टाइम में आपके पास कैसा था। पहले के टाइम में था कि अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ अगर आपके पास में यहाँ पे पास कर दिया, अब वो चाहे फेयर है तो ठीक है, वो चाहे अनफेयर है तो भी ठीक है, जस्ट इनफ अगर पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ पास कर दिया, दैट मीन्स वो आपके पास यहाँ पर जो है वो लॉ आपके पास यहाँ पे होता है। मगर अगर इस केस के बाद में, इस लाइन को समझने के बाद में हम लोगों को क्या समझना है कि एक लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लॉ सिर्फ तभी वैलिड है, क्या चीज, एक लॉ आपके पास तभी वैलिड है अगर पहली कंडीशन कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके, यस, दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक इट, एंड सेकंड कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करता हो, यस, जो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करता हो। सो सिंपल समझ आया। आरसी कूपर केस के बाद में क्या हुआ, सिंपल समझना है कि पहले क्या होता था, अगर पार्लियामेंट अगर कोई भी चीज है कि लॉ है इस वजह से ऐसा होगा, तो पहले ऐसा हो जाता था। बट आरसी कूपर केस के बाद में क्या हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ तभी लॉ कहला जाएगा जब पहली बात पार्लियामेंट उसको, जस्ट ऐसे नहीं कि पार्लियामेंट कहते लॉ, नहीं, पार्लियामेंट के पास कैपेसिटी है कि वो उस लॉ को बना सके, तो ही उसे। एंड सेकंड कंडीशन कि वो लॉ आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो क्या उसको लॉ में गिना जाएगा, क्या नहीं सर, फिर उसको जो है वो लॉ में आपके पास यहाँ पर काउंट जो है वो नहीं किया जाएगा। सो हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सर जस्ट कॉलिंग समथिंग अ लॉ इज नॉट इनफ नाउ, करेक्ट, कि जस्ट हम किसी भी चीज को एक लॉ कह दें, ये अब इनफ नहीं है, ये क्या है, ये अब आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई भी जो है आपके पास यहाँ पे करना चाहिए। तो ये आपके पास आरसी कूपर का केस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। मीनवाइल, अभी तक आई होप आप लोगों को याद है पहला केस कौन सा था, दूसरा केस कौन सा था, तीसरा केस आपके पास कौन सा था, एंड किस किस से क्या क्या जजमेंट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो आए हैं। पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जस्ट समराइज करो कि आपको ये सारी चीजें याद भी जो है वो हो रही है या फिर नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द सब्जेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो 1974 के अंदर आपके पास एक केस होता है जिसको बोलते हैं डी भुवन मोहन पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। अब यहाँ पर जो बात आपके पास यहाँ पर करी गई ना, ये यहाँ पर बात करी जाती है कि जो कन्विक्ट्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, यस, जो कन्विक्ट्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, उन कन्विक्ट्स के भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर नहीं है, यस, इन कन्विक्ट्स के भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर आपके पास हैं या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इवन कन्विक्ट्स, प्लीज ध्यान रखना, कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू लाइफ। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट इवन द कन्विक्ट्स, जो कन्विक्ट्स आपके पास होते हैं, दे आल्सो कैन नॉट बी डिनाइड टू राइट टू लाइफ। सर तो फिर एक क्वेश्चन है मेरा, तो फिर अगर किसी किसी को अगर वो कहते हैं ना कि अगर किसी को सर अगर वो सजा दे रखी है कि भाई उसको तो फांसी दे देनी है, तो फिर हम उसकी सजा कैसे, तो फिर हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं, उसको फांसी कैसे देंगे सर। बेटा सिंपल, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या कहा, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां से सिंपल, जो भुवन मोहन पटनायक केस है, यहां से आपके पास एक बात आती है कि इवन जो कन्विक्ट्स आपके पास होते हैं, उनके पास भी क्या है, उनके पास भी राइट टू लाइफ, यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपके पास यहाँ पर हक, फंडामेंटल राइट होता है। मगर फिर भी कैसा, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यस, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट भी आपसे यूपीएससी जो है वो कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ सकता है। एंड उसके बाद में आपके पास यहाँ पे मेजर, द मेन टर्निंग पॉइंट हम लोग जिसको कहते हैं आपके पास यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो है एडीएम जबलपुर केस, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सर ना मैं आपको एक बात बताऊं क्या, देखो साल कौन सा है, हाँ यही तो बात हो गई, कौन सा है, 1976 है, यस सर। ये कौन सा टाइम है सर, ये वो टाइम है जब, ओहो सर, मैडम ने इमरजेंसी लगा दी थी, यस, ये इमरजेंसी वाला टाइम आपके पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास मेजॉरिटी ने आपके पास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हो
तो सुप्रीम कोर्ट इन अ 4:1 मेजोरिटी हेल्ड दैट नो पर्सन, क्या कहा, नो पर्सन हैज एनी लोकस टू क्लेम आर्टिकल 21 protections if an emergency under article 359 is in force। अब प्लीज समझना, ये स्टेटमेंट कई बार आपके पास एग्जाम में जो है वो उस टाइम में पूछा गया था। क्या चीज है आपके पास उसके बाद में, मतलब प्रीलिम्स में, कि कोई भी इंसान हैज द लोकस टू क्लेम आर्टिकल 21, मतलब आर्टिकल 21 की दुहाई आपके पास यहाँ पे नहीं दे सकता। कब? अगर इमरजेंसी आपके पास आर्टिकल 359 के अंदर की जो इमरजेंसी है वो अगर आपके पास यहाँ पर जो है वो लगे रखी हो, मतलब सिटीजन्स कुड नॉट एनफोर्स आर्टिकल 21 इफ फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। इमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड होते हैं। सो इवन इफ दे हेल्ड इनलीगली डिटेन, अगर उनको कर रखा है तो भी आप आर्टिकल 21 की दुहाई अभी यहाँ पे जो है नहीं दे सकते हैं। करेक्ट। बट यहां पर ना अगर आप देखते हो तो जस्टिस HR खन्ना आपके पास यहाँ पर आते हैं। इन्होंने यहां पर इकलौते एक ऐसे जज थे जिन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपना डिसेंट दिया। एंड ही हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बड़ी बात इन्होंने यहां पर कह दी। इन्होंने यहां पर डिसेंट किया, इसीलिए HR खन्ना को बहुत ही फेमसली यहां पर आपके पास याद रखा जाता है। इन्होंने अपना डिसेंट दिया, इन्होंने कहा मैं नहीं मानता। करेक्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ जो है ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट नहीं है भाई, जिसको कि आप एक इमरजेंसी लगा करके जो है वो सस्पेंड कर सकते हो। करेक्ट। और यही यही आगे जाकर के आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी जो है आपके पास यहाँ पर बनती है। अंडरस्टूड, समझ आया? क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ क्या है, कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है जिसको कि आप यहाँ पे सस्पेंड जो है वो कर सकते हैं। बट मेजर चीज यहाँ पे दो दो चीजें आपको याद रखनी है एडीएम जबलपुर केस से। पहला, यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी पर्सन आर्टिकल 21 की प्रोटेक्शन नहीं ले सकता अगर इमरजेंसी आपके पास यहाँ पर लागू है तो। अब इसको किसने डिसेंट यहाँ पर किसने किया, HR खन्ना यहाँ पर आपके पास डिसेंट करते हैं। वो कहते हैं कि राइट टू लाइफ जो है इट इज नॉट अ गिफ्ट, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे दे रहा है, जिसको कि आप जो है जब मर्जी आए, लाइक जिसको आप सस्पेंड जो है वो कर सकते हो। सो इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। एंड उसके बाद में आपके पास मेजर टर्निंग पॉइंट आता है विच इज मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस ने जो AK गोपालन केस के अंदर आपके पास यहाँ पे जजमेंट दे रखा था उसको रूल आउट कर दिया। यहां पर ना मेन चीज कही जाती है कि भाई चलो ठीक है, आपने एक बात लिख दी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यस, इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने उस टाइम में बोल दिया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ जो है वो अगर फॉलो हो रहा है तो। बट वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो कैसे भी फॉलो करोगे तो क्या सही है क्या? नहीं। यस। नो। मेनका गांधी केस के अंदर यही कहा गया कि जो आपने AK गोपालन केस के अंदर कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो जस्ट फॉलो होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जस्ट फॉलो नहीं होना चाहिए। दैट प्रोसीजर, जो प्रोसीजर उस लॉ के अंदर दे रखा है वो कैसा होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, वो प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, एंड वो प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए, वो प्रोसीजर आर्बिट्ररी नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? क्या कहा कि वो प्रोसीजर आर्बिट्ररी आपके पास यहाँ पे नहीं हो सकता। तो प्लीज ध्यान रखना है कि इट वॉज मेनका गांधी वाला केस जस्ट करेक्ट, जो एक टर्निंग पॉइंट आपके पास यहाँ पर बन जाता है आर्टिकल 21 के अंदर। एंड यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये आर्बिट्ररी नहीं हो सकता है। It should be fair, it should be just, and it should be reasonable. Correct? So it should be reasonable. So Article 21 was held not be just a negative restriction on the state, but also as a recognition of the broad scope of personal liberty it protects. अब देखो यहाँ पर मेन चीज क्या बोली जाती है कि एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट आर्टिकल 20 अंडर आर्टिकल 21 मस्ट आल्सो मीट द टेस्ट ऑफ फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब अब यहां से इन्होंने आर्टिकल 21 को आपके आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 जो कि आपके फ्रीडम के राइट्स होते हैं उनको भी आपके पास यहाँ पर क्या कर दिया, उनको भी यहाँ पर जो है वो अटैच कर दिया, इनसे जो है वो लिंकअप आपके पास यहाँ पे कर दिया गया। मेजर टर्निंग पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये होता है। अब इस आर्टिकल के बाद में मतलब इस जजमेंट के बाद में आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड। एंड अब इसके बाद में आप देखोगे तो बहुत सारे राइट्स आपके हैं आर्टिकल 21 के अंदर, जैसे कि एजुकेशन का राइट है, प्राइवेसी का राइट है, ये सब कुछ आपके पास इसके अंदर जो है वो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, जजमेंट बाय जजमेंट्स आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास यहाँ पर जो है वो जुड़ता जाता ही है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास हुसैन आरा खातून वाला केस आता है। हुसैन आरा खातून वाले केस के अंदर क्या हुआ कि सर प्लीज ध्यान रखना,
एक एक कि कौन कौन सा लॉ आपके पास यहाँ पर जो है वो लाइक कौन कौन सा चीज आपके पास यहाँ पे राइट बन गई। तो यहाँ पर स्पीडी ट्रायल आपका एक फंडामेंटल राइट बन गया। कौन सा? स्पीडी ट्रायल जो है कि आपका जो ट्रायल है वो कैसा चले, वो फास्ट आपके पास यहाँ पे चले, ऐसे नहीं कि आपके केस जो है वो चले तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख जो है वो आ रही नहीं है। स्पीडी ट्रायल आपका एक फंडामेंटल राइट जो है। पहले के टाइम में क्या होता था कि सर तारीख पे तारीख लगती जाती थी और जब तारीख आती थी तब तक तो इंसान ही मर जाते थे, ऐसी चीजें होती थी। तो कहा गया कि नो, स्पीडी ट्रायल क्या है, अब वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट जो है वो होता है। सेकंड, फ्री लीगल एड को भी आपके पास यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो ऐड किया गया। तो यहाँ पर बात करी जाती है प्रिजनर राइट्स के अंदर। यहाँ पर सुनील बत्रा केस के अंदर आप देखते हो तो इवन प्रिजनर्स रिटर्न देयर ह्यूमन राइट्स, उनके पास भी अपनी उनके ह्यूमन राइट्स हैं। ओनली लिबर्टी रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ कैन बी टेकन अवे। फिर हम देखते हैं तो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आपके पास यहाँ पर जो है वो दिया गया। और कहा गया कि लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी है, बेसिक नेसेसिटीज है और ह्यूमन ट्रीटमेंट। ये भी सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर जो है वो मिलनी चाहिए इनके अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखते हो तो ओल्गा टेलिस वाला केस आता है जिसके अंदर राइट टू लिवलीहुड को भी आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। दैट लिवलीहुड इज एसेंशियल फॉर लाइफ। एंड नो लिवलीहुड का क्या मतलब होता है? नो मीनिंगफुल लाइफ। कि अगर लिवलीहुड ही अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी लाइफ का जो है वो मतलब ही आपके पास यहाँ पे क्या। तो ध्यान रखना है, ओल्गा टेलिस के थ्रू सॉरी ओल्गा टेलिस केस के थ्रू क्या किया गया, राइट टू लिवलीहुड को भी आपके पास यहाँ पे ऐड कर दिया गया। फिर आप देखते हो तो उन्नी कृष्णन 1993 वाला केस आपके पास होता है जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को इसके अंदर आपके पास यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आप देखते हो कि उसके बाद में पहले इसमें आया था, उसके बाद आप देखते हो तो आर्टिकल 21A आपके पास जैसे है राइट टू एजुकेशन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो तो MP शर्मा केस है, खड़ग सिंह वाला केस है, जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वाला केस है, इसको हमने अभी कुछ दिनों पहले क्लास में डिस्कस भी किया था। यहाँ के थ्रू आप देखते हो तो राइट टू प्राइवेसी भी अब आपके पास क्या है, आर्टिकल 21 का जो है वो पार्ट आपके पास यहाँ पे बन जाता है। एंड अब ना ये चीज भी समझना नहीं जरूरी है कि सर राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है आपकी डेटा की प्राइवेसी, बॉडीली ऑटोनॉमी, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी एंड पर्सनल चॉइसेस। ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इसके अंदर जो है वो काउंट हो जाती है। लेटर ऑन आप यहाँ पर देखते हो तो जो कॉमन कॉज वाला आपके पास यहाँ पर केस जो है वो होता है, इस कॉज के थ्रू, इस कॉमन कॉज वाले केस के थ्रू राइट टू डाई विद डिग्निटी, यस राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसको भी आपके पास यहाँ पर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो ऐड किया गया। जिससे पैसिव यूथनेशिया है, लिविंग विल्स है, राइट टू डाई विद डिग्निटी है, ये सारी चीज़ों को आपके पास यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखते हो लक्ष्मीबाई चंद्र, हाँ चंद्रागी केस आपके पास है। इसके थ्रू फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर, नाउ सी फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर, ये भी आपके पास आर्टिकल 21 का पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दैट एडल्ट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस। क्या कहा? दैट एडल्ट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस। तो ये चीज आपके पास होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो एक्सवी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला केस होता है 2020। इसके थ्रू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को भी आपके पास आर्टिकल 21 के अंदर अपडेट कर दिया गया। रिप्रोडक्टिव चॉइसेस मतलब रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए एंड सेफ अबॉर्शन एक्सेस फॉर अनमैरिड वुमेन विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क, ये भी आपके पास यहाँ पे जो वो इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट 2022 सॉरी हाँ 2022 के अंदर आप यहाँ पे देखते हो तो जेकब पुलियल केस आपके पास यहाँ पे होता है। इसके थ्रू बॉडीली ऑटोनॉमी को आपके पास 21 आर्टिकल 21 के अंदर ऐड कर दिया गया। दैट मीन्स इंडिविजुअल्स कैन नॉट ऑर्डिनरी बी फोर्सिबली वैक्सीनेटेड। आप देख रहे हो ना, याद आ रहा है ना कोविड के टाइम में वैक्सीन लगा दी जा रही थी खच कर करके, करेक्ट। तो उसके लिए क्या किया गया, इसके लिए आप यहाँ पर देखते हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके पास इसको इंक्लूड कर दिया गया कि आप हर किसी को फोर्सिबली वैक्सीनेशन जो है आपके पास यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो बॉडीली ऑटोनॉमी आपके पास यहाँ पर जो है वो ऐड कर दी गई। हाउएवर द स्टेट में इम्पोज, प्लीज ध्यान रखना ये वाली लाइन जरूर याद रखनी है। However, the state may impose reasonable public health restrictions. Reasonable restrictions फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना भूल जाते हैं और यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से आपको पूछता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर लगाने चाहे तो स्टेट यहाँ पर आपके पास लगा भी सकता है। तो बॉडीली ऑटोनॉमी, प्लीज इसको याद रखना, बॉडीली ऑटोनॉमी फंडामेंटल राइट 21 का पार्ट है कि नहीं है? यस है। मगर क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट अगर चाहे तो आपके पास यहाँ पे लगा सकता है। ये चीज जो है वो याद रखनी है। सो ये आपके पास एक ओवरऑल जो है वो आर्टिकल 21 की जो है आपके पास पूरी की पूरी जर्नी जो है आपके पास होती है, कैसे आर्टिकल 21 वॉज हैविंग अ वेरी नैरो मीनिंग एंड उसके बाद में आप देखते हो तो आज के टाइम में कितना ब्रॉड ये आर्टिकल आपके पास यहाँ पे जो है वो हो चुका है।
Understood? So take a minute and revise everything in the comment section. With this, if you are serious for your UPSC Civil Services examination preparation, then I want to invite you for like our membership plan. ये membership plan आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं? तो like GS पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पर इसमें जो है वो मिल जाते हैं. This you can get for monthly at 799 rupees. For quarterly, you can get it at 2499 rupees and yearly बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव 6999 के अंदर जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे मिल जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जब आप इस मेंबरशिप प्लान के अंदर आप यहाँ पे इंक्लूड में लेते हो, लाइक व्हेन यू प्रिपेयर विद अस, बी अ मेंबर एट आवर प्लेटफॉर्म, देन व्हाट डू यू गेट? सबसे पहले ना, आपकी प्रिपरेशन के अंदर जो भी गलतियां हैं वो सारी चीज़ें आप करना बंद कर देते हो. जैसे कि यू विल स्टॉप स्टडिंग रैंडमली. ये जो रिसोर्सेज को लेकर के आपकी प्रॉब्लम होती है वो आपकी खत्म हो जाती है. एंडलेस स्ट्रैटेजी वीडियोस आप बार बार देखते रहते हो, ये आपका खत्म हो जाता है. जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा खत्म हो जाता है. एंड जो आप आइसोलेशन में प्रिपेयर कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाती है. नेक्स्ट, जैसे ही आप यहाँ पर एनरोल करते हो, एनरोल करने के बाद में आपकी एक 1-to-1 मीटिंग होती है. और ऑल्सो एट टाइम्स लाइक यू गेट अ वीडियो. उस वीडियो के अंदर आपको एक फुल वेल स्ट्रक्चर्ड 4 स्टेप रोड मैप के बारे में पता चलता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो एक्चुअली किस तरीके से करनी चाहिए. एंड दिस वन वीडियो विल गिव यू फुल क्लैरिटी कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, उसकी मिड जर्नी कैसी होनी चाहिए, एंड व्हेन इट इज गोइंग टू एंड. ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से जो है वो पता चल जाती है. स्टेप बाय स्टेप यू गेट एवरीथिंग. करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, लाइक आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कब करनी चाहिए, एवरीथिंग दिस वीडियो विल आंसर यू. पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, एवरीथिंग. कौन से रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो करना है, सब कुछ यहाँ पर आपके पास इस वीडियो के अंदर जो है वो मिल जाता है. नेक्स्ट, यू गेट वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. तो आपको इसके बाद में कोई बुक्स वगैरह, लाइक है ना, एनीथिंग, कुछ भी और रिसोर्सेज को आपको देखने की जरूरत जो है वो नहीं होती है. यू गेट पीडीएफ नोट्स, जिससे कि आपका नोट्स बनाने वाला बहुत सारा टाइम यहाँ पर आपके पास बच जाता है. यू गेट प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं. अब देखिए, कोर्सेज तो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे, बट द मेन थिंग इज अकाउंटेबिलिटी. who's going to make you accountable कि आप इन कोर्सेज को टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. सो इफ़ यू बी अ पार्ट ऑफ अवर मेंबरशिप प्लान, तो आपको यहाँ पर वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स जो है मिलती है, विच वी डू एट एवरी सैटरडे 8 PM के ऊपर जो हम लोग यहाँ पर करते हैं. सो दिस इज लाइक वी डिस्कस एवरीथिंग, व्हाट्स योर जर्नी, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पर आ रही है, एंड आपको वापस ट्रैक के ऊपर, अगर आप भटक जाते हैं तो वापस ट्रैक के ऊपर जो है आपको यहाँ पे लाया जाता है. आफ्टर दैट हम लोग हर महीने में 2 बार यहाँ पर आपके पास एक एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन वर्कशॉप जो है वो करते हैं. यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप लाइक एज मैनी टाइम्स. इसको बार बार आपको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि लाइक यू गेट लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी आइडियाज, किस तरीके से प्रिपेयर करना है. एडवांस लेवल प्रिपरेशन जो बहुत सारे, लाइक जो फाउंडेशन सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था उससे आपको इतना सारा आंसर करता है. ये वर्कशॉप तो लाइक इट ब्लोज योर माइंड. यू विल गेट आंसर टू एवरी एवरी पॉइंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन के, क्या गलतियां आप करते हो और उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना चाहिए. तो हम बेसिकली ना आपको वो गलतियां जो है यहाँ पर आपके पास करने ही नहीं देते हैं. एंड एट लास्ट यू गेट अ व्हाट्सएप कम्युनिटी. सो ये सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको मिल गई, यू गेट वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको यहाँ पर मिल जाता है. जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स है एवरी सैटरडे. एंड देन महीने में 2 बार आपके पास यहाँ पर जो है वो एक एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन वर्कशॉप जो है वो होती है, जो कि हर पॉइंट के ऊपर के आज से भी अगर आप प्रिपेयर करो तो फिर आपको यूपीएससी में किस तरीके से जो है वो जाना है, इन सारी चीज़ों का एक्सेस यहाँ पर आपको मिल जाता है. एंड यू गेट व्हाट्सएप ओपन कम्युनिटी ऑल्सो. और ये सब कब मिल सकता है? ईयरली 6,999 के ऊपर मिल सकता है. एंड लाइक इफ लाइक दिस के नो सर 6,999 इज अ बिग अमाउंट फॉर मी, यू कैन ऑल्सो गो विद मंथली 799 रुपीज. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, थैंक यू. सो कमेंट सेक्शन में रिवाइज जरूर करना है दैट व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो. थैंक यू.